प्रधान ने इधर इस्तीफा क्या दिया, उस तरफ इस्तीफा पर क्रेडिट लेने की होड़ मच गई। विपक्ष इसे अपनी सबसे बड़ी जीत बता रहा है, लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है या फिर मोदी सरकार ने ऐसा राजनीतिक दांव चला जिससे एक साथ कई निशाने साधने की कोशिश की गई। आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक वीडियो संदेश भेजकर सरकार के एक्शन प्लान को बता दिया। संसद का मॉनसून सत्र जारी है। आज पेपर लीक को लेकर सरकार एक नया सख्त बिल लोकसभा में पेश करने वाली है। क्या विपक्ष इस बिल का समर्थन करेगा या नहीं, या फिर पेपर लीक पर बिल लाकर नरेंद्र मोदी ने विरोधियों को चक्रव्यूह में फंसा दिया? समझिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट से। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सरकार के लिए झटका या बड़ा मौका? शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से क्या विपक्ष का नैरेटिव खत्म हुआ? आगे क्या? सोमवार को संसद में नया बिल, विपक्ष का एजेंडा क्या होगा? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ही करीब 1 महीने से चला आ रहा छात्रों का आंदोलन खत्म हो गया। जंतर मंतर पर अब शांति है। सरकार ने छात्रों और विपक्ष की सबसे बड़ी मांग स्वीकार कर ली। राजनीतिक गलियारों में इसे विरोधियों की जीत के तौर पर देखा जा रहा, क्योंकि मोदी सरकार में यह पहला मौका है जब किसी आंदोलन की वजह से किसी मंत्री को पद छोड़ना पड़ा। प्रधान एक सिंबल है, करप्शन का सिंबल, एजुकेशन सिस्टम के डिस्ट्रक्शन का सिंबल, इनकॉम्पिटेंस का सिंबल। उसको तो जाना ही था और अच्छा है कि वो गया। ये जो इस्तीफा हुआ है वो इंकलाब की वजह से हुआ है। जिस तरह इंकलाब दिखाई दिया सड़कों पर, प्रयागराज रहा हो या BHU रहा हो या अन्य जगह जो छात्र नौजवान तैयारी कर रहे थे लखनऊ राजधानी में, अभी भी हुआ प्रदर्शन, लेकिन इसके बाद की जो तैयारी थी, तो इस्तीफा तो हुआ है लेकिन इंकलाब की वजह से इस्तीफा हुआ, जो सड़कों पे इंकलाब था। इससे पहले भी कई मौके आए जब विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर अलग अलग मामलों में दबाव बनाया, लेकिन उसका ज्यादा असर देखने को नहीं मिला। नोटबंदी, GST, CAA, NRC और SIR जैसे कई मुद्दों पर विरोधियों ने मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर मोर्चा खोला, लेकिन ऐसे विरोधी आंदोलनों का सरकार पर बहुत ज्यादा असर होता नहीं दिखा। पीएम मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी चुनाव दर चुनाव जीत हासिल करती रही और उनके खिलाफ हर मुद्दा धराशायी होता रहा। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को अब विरोधी डेमोक्रेसी की जीत बता रहे हैं। ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है। हमारे देश में लोगों का जनतंत्र से भरोसा ही उठ गया था। लोगों को लगने लगा था कि सरकारें सुनती नहीं है। जनता सरकारों के सामने चिल्लाती रहती थी, गिड़गिड़ाती रहती थी। हर चीज के लिए हम सरकार को हाथ जोड़ते रहते थे, पैर पकड़। सरकारें कभी सुनती नहीं थी। इतना बड़ा संघर्ष हुआ और अल्टीमेटली सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा, जनता के सामने झुकना पड़ा। ये बहुत बड़ी जीत है, पूरे जनतंत्र की जीत है, डेमोक्रेसी की जीत है। और सरकार को भी अब समझ लेना चाहिए कि आपको जनता की सुननी पड़ेगी। ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार नीट के सिस्टम को ठीक करेगी ताकि अगली साल अब से पेपर लीक होना बंद हो जाए इस देश के अंदर। ये कामयाबी है हक की झूठ के ऊपर। ये कामयाबी है उन तमाम नौजवानों की जद्दोजहद और उनकी कुर्बानी, और मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूं। और आज का जो तब्दीली पैदा हुई है वो इस बात की तरफ इशारा देता है कि मोदी सरकार अगर ये समझ रही है कि वो जो चाहे कर सकती है, चाहे बुलडोजर से घर तोड़ सकती है या फिर किसी को दबा सकती है, तो इस आंदोलन ने इस बात का उनको खुला पैगाम दे दिया है कि अब तानाशाही नहीं चलेगी। अब सवाल है, क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दबाव में आया फैसला है
या फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बीजेपी की सोची समझी एक बड़ी रणनीति का हिस्सा? ये गौर करना बेहद जरूरी है कि राजनीति में सिर्फ आज नहीं बल्कि आने वाले कल को ध्यान में रखकर फैसले लिए जाते हैं। मोदी सरकार ये बखूबी जानती है कि संसद का मानसून सत्र लंबा चलने वाला है और इस सत्र में सरकार को कई बड़े और महत्वपूर्ण विधेयक को पास कराना है। अगर सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की वजह से ये पूरा सत्र व्हाइट वॉश हो जाता है तो सरकार के कई बड़े और महत्वपूर्ण विधेयक इस सत्र में पास नहीं हो पाएंगे। इसीलिए एक इस्तीफा लेकर मोदी सरकार ने बड़े राजनीतिक नुकसान के भरपाई करने की कोशिश की। मानसून सत्र में सरकार का फोकस सिर्फ बहस नहीं बल्कि विधायी एजेंडे पर है। इस सत्र में सरकार के एजेंडे में आयकर विधेयक, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला विधेयक, एमएसएमई विकास से जुड़ा विधेयक, जन्म और मृत्यु पंजीकरण विधेयक, विदेशी योगदान नियमन संशोधन विधेयक, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक शामिल है। बीते शुक्रवार वंदे मातरम पर बिल राज्यसभा में पेश किया जा चुका है। इसे भी दोनों सदनों से पास कराना है। वहीं सरकार इस सत्र में महिला आरक्षण और डीलिमिटेशन बिल को फिर से ला सकती है। जानकार इसे सरकार के डैमेज कंट्रोल करने और संसद का रास्ता साफ करने की रणनीति के तौर पर देख रहे हैं। सरकार का संदेश साफ है कि अब जो फैसला लेना था वो ले लिया गया है। कड़े फैसले लेने के बाद अब संसद चलनी चाहिए और देश के विकास से जुड़े कानूनों पर चर्चा होनी चाहिए। यानी कि विपक्ष जिस हथियार के आधार पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था, सरकार ने उस हथियार के धार को कम करके विपक्षी मुद्दे को कम करने की पूरी कोशिश की है। तो सवाल है, क्या विपक्ष के हाथ से सरकार को घेरने का मौका पीछे छूट गया? क्या सोमवार से अब संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चल सकेगी? हालांकि विपक्ष के तेवरों से ऐसा कुछ संकेत नहीं मिल रहा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के निशाने पर सीधे मोदी सरकार है। राहुल गांधी सरकार पर पूरा दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने आज गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी, छात्रों के साथ हुई बर्बरता और लाठीचार्ज के मुद्दे पर सवाल उठाए। विपक्ष के कुछ नेता अब गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं, तो कुछ प्रधानमंत्री से देश से माफी मांगने की बात कर रहे हैं। स्टूडेंट्स की दो और मांगे थी, उनको नहीं भूलना है। पहली मांग, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पर आक्रमण किया, अटैक किया, मारा, इम्प्लीमेंटर्स एंड ऑर्गेनाइजर्स, दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए और विजिबल कार्रवाई होनी चाहिए। स्टूडेंट्स को दिखना चाहिए कि ये लोग इस कारण पनिश हुए हैं। और दूसरी बात, जो मेन ऑपरेटर हैं सिस्टम के, नरेंद्र मोदी जी, उनको हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स से अपोलोजाइज करना चाहिए। विपक्ष ठीक कह रहा है। कांग्रेस पार्टी, हम सब ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री जी या सरकार को कहीं न कहीं ये कहना चाहिए कि हाँ, उनकी सरकार में गलतियां हुई हैं। गलती स्वीकार करने वाला व्यक्ति हमेशा बड़ा होता है, तो गलती तो स्वीकार करनी ही पड़ेगी। कोई 150 पेपर लीक हुए हैं, तो क्या पीएम देश से माफी मांगेंगे? उन युवाओं से माफी मांगेंगे? क्या अमित शाह जी उनसे माफी मांगेंगे? कौन इसके लिए जिम्मेवार है? जो पिलेट्स गन वगैरह चले, जिनके आंख चले गए, बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हुई, लाठीचार्ज हुए, हमारी बेटियों पे जिस प्रकार अत्याचार किए गए, जो हमारे शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो इन चीजों के बारे में पहले सरकार जवाब दे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सिर्फ एक मंत्री का इस्तीफा नहीं, ये सरकार और विपक्ष दोनों की अगली रणनीति की भी शुरुआत है। सरकार इसे जवाबदेही और सुधार का संदेश बता रही। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ही एनटीए में भी बड़े एक्शन हो चुके हैं। अब पेपर लीक को लेकर सरकार नया कानून पर बिल ला रही है। लोकसभा में सोमवार को पेपर लीक के दोषियों को सख्त सजा से जुड़ा बिल पेश होगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस बिल को पेश करेंगे। इस बिल में पेपर लीक के दोषियों को जल्द सजा दिलवाने और इस अपराध में शामिल होने पर सख्त सजा और जुर्माने का प्रावधान है, जो साल 2024 के कानून में संशोधन के लिए बिल पेश किया जाएगा। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने
फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बिल का विरोध करना विपक्षी पार्टियों के लिए भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि मानसून सत्र का पहला हफ्ता नीट पेपर लीक पर हंगामे की भेंट चढ़ गया। अब सरकार बिल लेकर आ रही है। इस दौरान संसद में हंगामा हुआ तो सरकार जनता के बीच विपक्ष के रवैये को लेकर मैसेज देगी। सरकार बताएगी कि विपक्ष का मकसद सिर्फ सियासत करना है। सरकार ये संदेश देगी कि विपक्ष चाहता ही नहीं कि कठोर कानून बने, और अगर विपक्ष चुपचाप चर्चा में हिस्सा लेता है तो विपक्ष का नैरेटिव खुद ध्वस्त हो जाएगा। एक तरफ तो विपक्ष के सामने चुनौती है, तो यहीं से सरकार की असली परीक्षा भी शुरू होती है, क्योंकि युवाओं का सवाल सिर्फ एक मंत्री नहीं बल्कि पूरी परीक्षा प्रणाली था। अगर आने वाले दिनों में परीक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ, पेपर लीक नहीं रुके, भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी नहीं बनी, तो फिर इस मुद्दे पर सवाल उठेंगे। हालांकि मोदी सरकार का संकल्प है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार करके रहेंगे। आज बतौर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कार्यभार संभाल लिया। प्रहलाद जोशी ने विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा विश्वास रख के मुझे ये जिम्मेदारी सौंपा है। मैं कल कर्नाटक में था, रात को इधर पहुंच के मैं आज सुबह इधर आके चार्ज लिया हूं, कार्यभार संभाला हूं। पूरा डिटेल से जो भी इधर अभी हमको देखना है, निर्णय लेना है, इस सब के बारे में इंफॉर्मेशन लेने का और पूरा मिनिस्ट्री समझने का कोशिश मैंने किया हूं। जानकारों का ये मानना है कि यूपी जैसे राज्य में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी चुनाव से ठीक पहले युवाओं की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती। तमिलनाडु में विजय की पार्टी को जिस तरीके से जीत मिली वो जेनजी से प्रेरित मानी जाती है और इस देश में पहली बार और दूसरी बार वोट करने वाले युवाओं की संख्या ज्यादा है। इसीलिए बीजेपी ने ये फैसला लिया कि वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेगी। इसकी एक बड़ी वजह युवाओं के बीच प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता भी है। सत्ता में आने के बाद से ही बीजेपी 18 से 25 साल की उम्र के वोटर्स के बीच अच्छी खासी लोकप्रिय रही। सीएसडीएस के आंकड़ों के मुताबिक साल 2014 के लोकसभा चुनाव में इस एज ग्रुप के 37% मतदाताओं ने बीजेपी के पक्ष में वोट दिया था। साल 2019 में यह हिस्सेदारी बढ़कर 40% हुई और 2024 में यह 39% थी। प्रधानमंत्री मोदी अच्छी तरह जानते हैं कि इस देश में राज करना है तो युवाओं का दिल जीतना जरूरी है। अब सबकी नजर सोमवार को होने वाले संसद सत्र पर टिकी है। सवाल है कि क्या संसद की कार्रवाई चलेगी? क्या सरकार अपने अहम विधेयक बिना बड़े गतिरोध के पास करवा पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।